हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल मैथ ब्रेन्स पर आपका बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 9.1 एक्सरसाइज जो थी हमारी क्लास 10 की, उसके मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 7 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिए थे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कर रहे हैं और इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी, बस आप अपना प्यार मुझे देते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A statue 1.6 meter stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point on the angles of elevation top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल पे एक स्टैचू बना हुआ है, क्लियर। और इस स्टैचू की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है और स्टैचू के जो टॉप से ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का हो रहा है। और टॉप ऑफ पेडिस्टल का जो टॉप है उससे एंगल ड्रॉ हो रहा है, उसी सेम पॉइंट पर वो 45 डिग्री का हो रहा है, क्लियर। आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखो, ये आपके पास मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास एक क्या है, पेडिस्टल है, क्लियर। और इस पे एक स्टैचू लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 1.6 मीटर, क्लियर। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। और टॉप ऑफ ए पेडिस्टल मतलब आप जानते होंगे पेडिस्टल क्या होता है। जैसे हम कोई स्टैचू वगैरह लगाते हैं तो उसके नीचे एक ऐसा कोई प्लेस बना देते हैं जिसपे हम स्टैचू सही तरह पुट कर सकें, मतलब जैसे देखा होगा ना, टेबल टाइप का कुछ बना देते हैं ऐसे। तो ये हमारा ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 45 डिग्री का। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्लियर। मान लीजिए ए बी सी डी, ये मैंने आप इनको नाम दे दिए। मुझे फाइंड करना है तो मैं लिख देता हूं लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल एच मान लेते हैं, एच मीटर। तो ये मैंने एच मान लिया, क्लियर। अब अगर मैं बी डी की बात करूं, अगर मैं बी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास क्या होगी, तो मैं इसको लिखूंगा एच प्लस 1.6, क्लियर। ये मेरे पास, अगर मैं पूरे बी डी की बात करूंगा तो मैं बी सी प्लस सी डी कर दूंगा, तो इसका मतलब ये दोनों को ऐड कर दूंगा, क्लियर। ए बी मैंने क्या किया, ए बी को एक्स मान लिया, लेट ए बी इक्वल एक्स। अब देखो, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, इधर बेस है। अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल की बात करता हूं तो भी परपेंडिकुलर और बेस है, मतलब ये बेस दोनों में काम आ रहा है। आप ये जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो क्या होता है, tan। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में tan एंगल बन रहा है मेरा 45 का। देखो 45 डिग्री का। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो बन रहा था वो हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, क्लियर। तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा एंड अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है एंड बी सी मेरे पास h और ये अपॉन x, मतलब h इक्वल x लिख दो, या आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ बी कैन टेक ट्रायंगल ए बी डी ये पूरा, और ए बी डी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें भी tan हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल बी डी परपेंडिकुलर होगा हमारा एंड ए बी बेस होगा, क्लियर। tan 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो, √3 होती है। और बी डी मेरे पास क्या है, बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी,
यही होगा ना। बी डी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी। चलिए, तो √3 बी सी प्लस सी डी मैंने आपको बताया था कि h प्लस 1.6 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 इक्वल h प्लस 1.6। अब आप देखो x इक्वल h है ना, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जो x का प्लेस है उसमें हम h पुट करेंगे, तो यहाँ पे h पुट करेंगे तो h √3 इक्वल h प्लस 1.6। क्लियर। h √3, इस h को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें से h कॉमन लेंगे तो हमारा √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। और लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैंने क्या किया, जब ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको मैं लिख देता हूँ 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब मैं रैशनलाइज करूंगा, देखो √3 माइनस 1 है, रैशनलाइज करते हैं ना इस कंडीशन में तो डिफरेंट मतलब अपोजिट साइन ले लेते हैं बस। तो √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1। क्लियर। ये हो जाएगा h इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इधर रफ कर दे रहा हूं इसको। तो h इक्वल आपके पास मिल जाएगा, ऊपर तो 1.6 रहेगा, √3 प्लस 1 ही रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और h इक्वल हो जाएगा 1.63 √3 प्लस 1 का हो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, एंड 2 बचेगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0.8, मतलब h इक्वल 0.8 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर, ये आपकी हाइट आ गई। हाइट ऑफ द पेडिस्टल जो होगी ना वो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होगा। क्लियर। आई होप कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बात समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है। फुट ऑफ टावर इज 30, जो एक टावर होगा इसमें एंड एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, फुट ऑफ टावर, मतलब जो टावर का फुट है, फुट से जो बिल्डिंग है उसकी टॉप का बन रहा है। क्लियर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 इफ द टावर इज हाइट 50 मीटर हाई, मतलब जो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्या डायग्राम होगा वो समझ लेते हैं। देखो अब मान लीजिए एक तरफ तो ये टावर है जिसको तो आपको पता है 50 मीटर हाइट, इसकी 50 मीटर हाई दिया गया है, ए बी मैंने टावर मान लिया। एक बिल्डिंग है। क्लियर। अब देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, समझ रहे होगे ना, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग और इसका फुट, मतलब इसके फुट से, टावर के फुट से, जो टावर का फुट मतलब से उस बिल्डिंग की टॉप का, इस तरह से जो एंगल बन रहा है हमारा। अब देखो ये तो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होगी, थोड़ा अगर इसमें डायग्राम हमारा सही बन गया ना तो क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। क्लियर। चलिए फिर उन्होंने ये कहा, फिर क्या कहा कि जो टावर का जो टॉप है
टॉप से और बिल्डिंग का जो फुट है, मतलब बिल्डिंग के जो फुट से उस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? ये कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। क्वेश्चन में आपने फिर दोबारा पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा लास्ट में। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के जो फुट से, फुट मतलब नीचे ऐसा ना बेस वाला, ये वहाँ से और उस टावर के, ये टावर है आपका, समझ रहे हो ना, और ये आपकी बिल्डिंग है। तो आपके पास क्या गिवन है, मान लो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी वैसे करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि ए बी तो 50 मीटर लेंथ दिया, मतलब इसकी लेंथ दी गई है, और आपको फाइंड क्या करना है, पहले ये लिख देते हैं, फाइंड क्या करना है, लेट द हाइट ऑफ द, देखो किसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की, किसकी करनी है, बिल्डिंग की। तो मैं h मान लेता हूं, मैंने भी इधर h लिख दिया, a b c d लिख दो, मतलब मुझे h मतलब CD की हाइट फाइंड करनी है। CD मेरी एक बिल्डिंग है और AB एक टावर है। अब करेंगे क्या, देखो इस h को फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं, ये ट्रायंगल आपका ये ड्रॉ हो रहा है DCA, और देखो DCA में क्या हो रहा है, मुझे मिल रहा है कि एक ये परपेंडिकुलर मुझे जो फाइंड करना है, उसके बाद या तो मुझे हाइपोटेनस मिल जाए या मिल जाए फिर मुझे बेस। तो मैंने देखा कि जो टावर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला, इसमें परपेंडिकुलर है और बेस, और इसमें भी बेस, दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मैं इससे इस बेस को फाइंड करूंगा इस वाले ट्रायंगल से, आफ्टर देन उस बेस का यूज इसमें करके और मैं इसकी हाइट फाइंड कर दूंगा। क्लियर? इन ट्रायंगल CAB, मैं पहले ये ट्रायंगल ले रहा हूं CAB। CAB में आपने देखा tan 60 डिग्री, और आपके पास परपेंडिकुलर तो AB होगा एंड CA आपका बेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू √3 होती है, और AB आपके पास 50 मीटर गिवन है, CA तो आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर CA लिख लो, या मैं x भी पुट कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे CA कितना मिलेगा, CA इक्वल मिल जाएगा 50/√3। क्लियर? 50/√3। अब आप देखो, इतना छोड़ दो या फिर हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, मैं रैशनलाइज करूंगा तो इसका हो जाएगा √3/√3, तो CA आपके पास हो जाएगा 50√3/3। चलिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, मतलब CA की वैल्यू हमें पुट करनी होगी, इसलिए कुछ भी दे दो, जरूरी नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मतलब ये है हम बता देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन में जब पुट करते हैं वैल्यू तो क्या ये CA की जगह हम पुट कर रहे हैं। क्लियर? या कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने CA ले लिया, अगर हम आप चाहो तो आप x पुट कर सकते हो, कुछ भी कोई वेरिएबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टेकिंग इन ट्रायंगल BCA, इसमें क्या करेंगे, tan कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, 30। इसमें हमारा जो CD हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड CA तो हमारा बेस रहेगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। CD मेरे पास h है और CA तो भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्चुअली ये मिलेगा h√3 = CA। क्लियर? और मैं CA की वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें, कर दें तो ऐसे कर लो, CA/√3। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा ना यहीं तक समझते हैं। पहले मैं वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, h√3 = 50√3/3। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर मैं इसको रैशनलाइज ना करता तब भी आंसर आ रहा था, और रैशनलाइज कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रैशनलाइज कर लेते हैं। चलिए अब देखो
h √3 और 50 √3। आपने देखा √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बचा 50/√3, सॉरी 50/3। और 50/3 आप समझ रहे होगे अच्छी तरह से, सॉरी h = 50/3। आप अगर इतना ही मतलब जो हमारी वैल्यू है h की तो वो आ गई ना, इतना छोड़ दो। अगर आप थोड़ा सा अगर और इसको सिंपलेस्ट करेंगे, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे चेंज, तो 3 बन जा 3 होता है, एंड कितना बचेगा यहाँ पे 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचेगा 2/3 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रीडिंग करते हैं पहले। Two poles of equal height are stand opposite each other on either side of the road। मतलब दो पोल हैं जो किसी रोड के अपोजिट साइड में खड़े हुए और इक्वल डिस्टेंस के, मतलब इक्वल हाइट है उनकी, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है ना वो 80 मीटर वाइड है, चौड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल आर 60 and 30। फाइंड द हाइट of the pole and the distance between point from the poles। distance of the point from the poles। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर साइड 10 होगा। क्लियर, 10। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। अगर मैंने डायग्राम सही ड्रॉ कर लिया ना, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। चलिए समझ लेते हैं, फिर एक बार समझाता हूं। कोई भी एक रोड है, रोड के अपोजिट साइड में, तो रोड कैसा है, मान लो ये मान लीजिए एक रोड है, इसके अपोजिट साइड में दो इक्वल लेंथ के पोल खड़े हुए हैं। पोल मतलब ये खड़े हुए हैं, मान लीजिए एक AB पोल है और एक CD पोल है। क्लियर, ये जो रोड है, रोड 80 मीटर, कितना, थोड़ा सा मैं इसको ना चलो लिख देते, छोटा छोटा लिख देंगे, हो जाएगा। 80 मीटर वाइड है ये रोड, कितना है 80 मीटर वाइड, चौड़ा है। मतलब ये जो रोड की चौड़ाई है हमारी वो 80 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब इन पोल से, जो पोल गिवन है, एक्चुअली इनसे एक एंगल इस रोड पर किसी भी पॉइंट पर एक एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है और एक 30 डिग्री का हो रहा है। क्लियर, तो मान लीजिए इस वाले से 30 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है और इससे मान लेते इसी पॉइंट पर 60 डिग्री का हो रहा है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई पॉइंट था ABCD, पॉइंट देते हैं इसको। कोई इस रोड पर, जरूरी नहीं कि यहाँ पॉइंट लिया, आप यहाँ ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। पॉइंट है उस रोड पर, और इस पॉइंट पर एक पोल की जो टॉप है ना, उससे जो एंगल, मतलब इस पॉइंट से एक उस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और पॉइंट से अगर दूसरे पोल का जो टॉप देखा जाए तो अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर, अच्छा इसमें करना क्या है, मुझे H मतलब इसकी हाइट, पोल दोनों इक्वल लेंथ के हैं, इसका मतलब मुझे AB और CD सेम है, इसका मतलब इनकी हाइट फाइंड करनी है पहले तो। दूसरा ये पॉइंट ये करना है कि इस वाले पोल से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है और ये इतना कितना है ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको x मान लूँ, अगर EC x होगा, मान लेते हैं, लेट कर लिया, क्या कर लिया, लिख देता हूँ, चलो लेट EC = x। तो बेटा BE कितना होगा, टोटल 80 है। देखो BC तो टोटल 80 है, अगर मैं उसे 80 में से x माइनस करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 80 - x। क्लियर, अब वो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन, इस जो BE फाइंड करना और EC भी हमें फाइंड करके बताना है। मतलब पोल से वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है दोनों पोलों से। टोटल 80 था, मैंने इसको x मान लिया, तो ये हमारा BE में लिख देता हूँ यहाँ पर, BE मेरा 80 - x होगा। लिखना है तो लिख दो ना, हमें फिगर में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, लेट हाइट ऑफ द पोल्स। तो दोनों पोलों की अगर माने तो h ही रहेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन कह रहा है, इस बात को हम नहीं कह रहे। क्वेश्चन ने बोला है कि जो हाइट है उन पोल की वो इक्वल है,
अगर ये h है तो ये भी h होगा। चलिए अब करते क्या है, आप इसमें किसी भी ट्रायंगल को पहले लो, ऐसा नहीं है कौन सा लेना। मैं चलो अभी इसको लेता हूँ ECD को। एक ECD देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सर आपको तो tan लेना, लिख देते हैं इन ट्रायंगल ECD। तो आपने देखा कि ट्रायंगल कितना बन रहा है, tan, इस ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर CD अपॉन EC। और tan 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हो, √3 होती है, और CD मेरे पास h है और ये x है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा h इक्वल x√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABE, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ABE। इसमें भी देखो परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। चलिए इधर से लिख देते हैं। तो tan ये कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर हमारा AB होगा एंड हमारा जो बेस है वो BE होगा। इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। AB मेरे पास ये h ही रहेगा, है ना। चलिए, और ये मेरे पास कितना है 80 - x। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। तो h√3 इक्वल 80 - x। अब जरा देखिए h की वैल्यू कितनी है, x√3। तो हम क्या करेंगे, अगर h की जगह पर जो h हमारा गिवन है, अगर मैं वहां पे क्या पुट कर दूं, x√3। चलो कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h हटा रहा हूं, है ना, h के प्लेस पर x√3 × √3, है ना। सिर्फ h की जगह पे h की वैल्यू पुट कर दी एंड 3 था तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। 80 - x, और ये हो जाएगा बेटा √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3x हो जाएगा। ये 80 - x, x को इधर ले आएंगे ट्रांसपोज करके, तो ये हो जाएगा 3x + x इक्वल 80। क्लियर। आपके पास ये हो गया 4x इक्वल 80। 3x + x 4x। अच्छा x की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, मतलब 20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा अभी हाइट फाइंड करनी है, चलो हाइट को भी कर लेते हैं। अगर मैं इसे x की वैल्यू को पुट किस में कर दूं, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो मुझे हाइट मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अदर वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो नाउ वी कैन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका x इक्वल x√3 था। आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो √3 मीटर। तो आपने क्या देखा, आपके पास x की वैल्यू मिल गई और h की मिल गई। h हमारा हाइट है, तो इधर रफ कर देता हूं मैं, इधर नोट करा देता हूं अभी मुझे। चलिए देखो समझ लो। देयरफॉर, ये भी सब रफ कर दो। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल्स, आपने h माना था, तो h की जगह आप क्या वैल्यू पुट करोगे 20√3 मीटर। क्लियर। अब आपको बताना है कि ये हमारा BE कितना है, मतलब x कितना है। तो हमने देखा था एंड नाउ मेरे पास EC था x, तो लेंथ ऑफ PC कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट
देखो मैंने जो बता दिया कि इस वाले पोल से जो पॉइंट है वो 20 मीटर डिस्टेंस पे था, बट इस वाले से कितने पे वो चेक कर लेते हैं। नाउ BE इक्वल 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20 इक्वल 60 मीटर। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हाइट ऑफ द पोल थी, इस पोल की जो हाइट है वो 20√3 मीटर। क्लियर। अगर मैं इस CD पोल से जो उस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो मुझे 20 मीटर मिला। अगर मैंने AB वाले पोल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस फाइंड की तो मुझे 60 मीटर मिली। क्लियर। अ TV टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक TV टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है, कहाँ पे स्टैंड है? बैंक ऑफ अ कैनल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, जो दूसरा बैंक है उसके डायरेक्टली अपोजिट है और टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट टू 20 मीटर अवे। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं 20 मीटर अवे तो एक दूसरा पॉइंट मिलता है। लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 30। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। 11 एक टावर तो क्वेश्चन में गिवन था, मान लेते हैं ये टावर है आपका, कुछ इस तरह का टावर मान लो गिवन है। क्लियर। अच्छा ये किसी बैंक ऑफ द कैनल, कैनल के एक किनारे पर खड़ा हुआ है और दूसरे किनारे पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है हमारा 60 डिग्री का। कितने का हो रहा है? मान लीजिए ये एंगल जो ड्रॉ हो रहा है हमारा, थोड़ा सीधा बना देता हूं, 60 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में गिवन भी है और डायग्राम भी गिवन है। अगर मैं यहाँ से 20 मीटर अवे थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे तो एक एंगल और ड्रॉ होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से इस पॉइंट से हो रहा है ना कि वहाँ से। क्लियर। ये आपका टावर है, क्या ये आपका टावर है बेटा, जो एक बैंक ऑफ कैनल, कैनल मीन्स नहर होती है, नहर के किनारे पर स्टैंड है। उसके अपोजिट साइड में दूसरा जो भी बैंक होगा उस पर उसका एंगल बन रहा है मतलब उस एंगल, उस बैंक अपोजिट साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। एंड अगर मैंने क्या किया, यहाँ से मैं थोड़ा सा और 20 मीटर आगे बढ़ गया थोड़ा सा, और यहाँ आके देखा तो एंगल ये बन रहा है 30 का। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। क्लियर। चलिए इनको नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ये करना है कि हाइट ऑफ द टावर एंड कैनल, कैनल की कितनी लेंथ होगी। तो ये क्वेश्चन गिवन था ABCD। एक्चुअली हाइट ऑफ टावर, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट H, मुझे ये H फाइंड करना है। और ब्रेथ ऑफ कैनल, कैनल की ब्रेथ कितनी होगी? ये हमारा कैनल होगा। क्या होगा? ये कैनल होगा, क्योंकि कैनल के एक बैंक पर तो ये टावर खड़ा हुआ, दूसरे अपोजिट बैंक पर 60 डिग्री से, अपोजिट बैंक से 60 उसकी टॉप का, टावर की टॉप का 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्लियर। तो मुझे BC की वैल्यू भी फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूं, एंड चलो इधर ही लिख देते हैं, एंड ब्रेथ X, क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। क्लियर। मान लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको X पुट कर देता हूं। तो सेम है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो बात करेंगे कि A, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल लूंगा ABD तो मुझे पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा यहाँ तक, तो मुझे तब बेस मेरा BD हो जाएगा, और BD होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो 20 + X, ये यहाँ से इतनी लेंथ होगी इस समय। क्लियर। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC को ले रहा हूँ मैं, और ABC में tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC √3 इक्वल H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H इक्वल X √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए।
नाउ टेकिंग ट्रायंगल ABD, तो tan 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर हमारा AB रहेगा एंड BD मेरा बेस हो जाएगा उस समय। क्लियर? ये परपेंडिकुलर होगा और मैं बेस की बात करूंगा तो इस ट्रायंगल में इतना बेस आएगा, तो पूरा मुझे BD लेना पड़ेगा, B से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए tan 30 1/√3 AB मेरे पास कितना होगा, AB तो H है, ये हमारे पास होगा जो BD है वो 20 + x। समझ गया ना? BD क्या होगा, BC + CD। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H√3 = 20 + x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं H की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, H की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x√3 × √3 20 + x, तो ये हो जाएगा 3x = 20 + x। तो 3x माइनस, देखो 3x माइनस x, क्योंकि ये ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, इक्वल 20, तो 2x = 20। इससे इसको काट देंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10। कहने का मतलब ब्रेथ ऑफ कैनल तो मिल गया, अब मुझे अभी हाइट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट x = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, h = x√3, तो h = tan√3। क्लियर? तो क्या मिल गया आपके पास, जो h तो tan√3 मिल गया। क्लियर? तो लिख लेंगे देयरफॉर tan√3। देखो हाइट ऑफ द टावर, height of the tower tan√3 meter and breadth of the canal 10 मीटर। क्लियर? x हमने ब्रेथ माना था तो ब्रेथ रख दिया, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, और हाइट ऑफ द टावर माना था तो हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 12 क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब एक 7 मीटर जो बिल्डिंग है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ए केबल टावर का 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, अगर उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाए, उसके फुट मतलब टावर के फुट का 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख देते हैं। क्लियर? डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बहुत सिंपल है। चलिए, ये एक टावर है मान लेते हैं। क्लियर? कोई बिल्डिंग होगी तो शायद बिल्डिंग तो इस साइड होगी, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो टावर गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 7। क्लियर? 7 मीटर। मान लीजिए ए भी हमारे पास बिल्डिंग है, देखो इसको ज्वाइन कर दो, आपको ये तो जानते हो अच्छी तरह ज्वाइन करना ही है हमें। सी डी मेरे पास एक टावर है, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से वो बन रहा है, देखो इस तरह से यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे, ये बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको समझाया था कि ऊपर से नीचे को देखते हैं, यही बताया था ना। तो देखो आप इस बिल्डिंग पे यहाँ बैठे हुए हो,
आपने जब ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 का, आपने जब उस टावर के फुट को देखा, नीचे देखा, तो आपको जो मिला वो एंगल ऑफ 45 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का। देखो अगर ये 7 है बेटा, देखो ABCD नाम दिया और मैं यहाँ E दे देता हूँ, अगर AB 7 है तो 7 ही हमारा ये होगा, कौन सा, सिर्फ CE या EC बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, सॉरी टावर के बिना ना इसमें, तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। अब क्या करेंगे, मैं इसको x मान लेता हूं, लेट कर देता हूं, तो बेटा ये भी मेरा, देखो ये इसके पैरेलल थी तो ये 7 हो गया, अपोजिट साइड मतलब ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ये तो ये भी x हो जाएगा, ये जो एंगल है ना ये आपका 45 बन रहा है, मतलब आप यहाँ भी 45 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, डिप्रेशन बन रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा जो x है, ठीक है। तो चलते हैं नाउ इन ट्रेंगल, मैं अभी ट्रेंगल ले लेता हूं, कौन सा ट्रेंगल ले लूं, अच्छा मैं ट्रेंगल पुट कर ले रहा हूं, अभी ये ले लेते हैं AEC। देखो AEC लिख लो या ABC लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्लियर। ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं तो 45 हो जाएगा, तो हम इसको ABC भी लिख सकते हैं और AEC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये एंगल ये बन रहा है, तो बेस हमारा उस समय ये और ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिख लो तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल AEC, है ना, और अगर चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, कैसे भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास tan 45 बन देगा, एंड अगर मैं इसको लिख रहा हूँ AEC को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए EC परपेंडिकुलर होगा और AE आपका बेस हो जाएगा, क्लियर। ये 1 है, ये 7 है और ये x है, क्लियर। तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, कितनी आ गई 7। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, AED, क्लियर। AED ले लेते हैं, मुझे फाइंड क्या करना, अगर मैं यहां से और यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर लूँ और ये डिस्टेंस प्लस कर दूंगा तो मुझे CD हाइट ऑफ द टावर मालूम पड़ जाएगा, क्लियर, हाइट ऑफ द टावर मालूम पड़ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED। आपने देखा इसमें भी बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं DE लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ H भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर चाहो तो इसको H नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा tan 60 डिग्री इक्वल DE अपॉन AE। तो आप क्या करोगे, इसका तो वैल्यू होता है √3, और आपके पास ये H होगा और ये X होगा, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल X √3 आ गया, सेकंड दे दो, क्लियर। अब मुझे करना क्या है, मुझे H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड से बात कर रहा हूं, तो मुझे H इक्वल X की वैल्यू पुट करूंगा तो 7 √3, क्लियर, मीटर। लेकिन ये बेटा H जो आया ना वो सिर्फ DE की हाइट आई है, और मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, क्लियर। क्या करना है, तो आपके पास ये हो गया, चलिए चलो मैं नीचे आगे लिखता हूं, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर। देखो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, मैंने समझ लीजिए, देखो एक्चुअली टावर क्या है, CD टावर है, तो मैं अगर CE प्लस DE ऐड कर दूं, मतलब CE और ED को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये टावर मिल जाएगा, क्लियर।
लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर CE प्लस ED, और CE 7 प्लस CA 7√3। मैं यहाँ से 7 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस √3, और इसको लिख देंगे बेटा 7, या √3 को आगे लिख देंगे, +1 को पीछे लिख देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आपके पास जो CD निकल के आ गई वो कितनी आ गई? क्लियर? CD कितना आ गया? 7 ब्रैकेट में √3 + 1, और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही डरते रहते हो क्वेश्चन इतना टफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। Observed from the top of a 75 high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships 30 and 40 if one ship is exactly behind the other one ship। तो आप समझ गए होंगे कि लाइट हाउस है, वहाँ से ऑब्जर्व किया, उसके टॉप से ऊपर बैठ करके मतलब उस लाइट हाउस पर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसका, उसको वहाँ से बैठने के बाद क्या है कि आपको बोट दिख रही है मान लीजिए, या शिप दिख रहे हैं, है ना? शिप दिख रही है मतलब जहाज। तो अगर वहाँ से देखा जा रहा है तो 2 शिप दिख रहे हैं, उसमें एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 बन रहा है, दूसरे का 45, और दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे, मतलब एक है उसके जस्ट पीछे है, बिहाइंड है, ठीक है ना? एक आगे तो उसके जस्ट पीछे है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse है सेम साइड में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। Find the distance between two ships, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? सभी डायग्राम एक जैसे हैं। ये लाइट हाउस है और ये लाइट हाउस है, तो आप यहाँ पे बैठे हुए हो। क्लियर? कहाँ पे? यहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक तो मान लेते हैं शिप यहाँ पर है, दूसरा शिप यहाँ पर है। क्लियर? जब देखा गया, दूसरे देखा गया और इसको भी देखा गया, तो उन्होंने देखा अगर यहाँ बैठ के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब नीचे को देख रहे हैं वो, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30, एंड एक का बन रहा है 45, और जो लाइट हाउस की जो लेंथ है वो 75 है। कितना है इसका? 75 मीटर। तो आप जरा समझिए कि देखो, एक बनेगा ये बन रहा है 30 का। कितना बन रहा है? 30 का। और दूसरा ये बन रहा है 45 का। क्लियर? क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक 30 का बन रहा है, एक 45 का। अच्छा, ये जो दोनों शिप है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। ये पहले ही उन्होंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे, मतलब एक आगे है तो उसके जस्ट पीछे है। क्लियर? एक ही साइड में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो मैं क्या करूंगा? A B C D। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, और अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो मुझे इसे भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसको x उसको मान लिया तो मैं y मान लेता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे x बताना है। चलते हैं, तो लिखना चाहो लिख दो दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ब्रेथ ऑफ द बोथ शिप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ ऑफ द बोथ शिप, दोनों शिपों की जो डिस्टेंस है x मैंने मान ही लिया, लेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले लेंगे आप BCD या DCB। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, छोटा वाला DCB। आपने देखा परपेंडिकुलर और बेस का, इसमें भी वही कहा गया है। तो 10 45 इक्वल DC अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आप अच्छी तरह जानते हो। और ये 75 है बेटा, और ये y है, तो y इक्वल कितना आ गया? 75। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। नाउ वी टेक ट्रायंगल
नाउ वी कैन टेक ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल ACD में देखो टेन कितना, थीटा कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। तो बेस तो हमारा परपेंडिकुलर DC रहेगा, बेस हमारा इस समय AC हो जाएगा। क्लियर। इसकी वैल्यू √3 1/√3, मैं इधर लिख देता हूं इसको 1/√3। DC मेरे पास 75 है इसमें भी, एंड AC को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, AB + BC। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। AB x और ये y है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + y = 75√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट ले लो क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास है और मुझे सिर्फ फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x + y की वैल्यू 75 = 75√3, x = 75√3। 70 इस वाले 75 को ट्रांसपोज करेंगे तो सब माइनस का 75 हो जाएगा, और x 75 में कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। क्लियर। x इक्वल कितना आ गया 75√3 - 1। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में एक और आता है, कभी कभी √3 की वैल्यू गिवन होती है, पुट करने को बोला जाए तो आप √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73 है, 1.732 भी आता है, कभी 1.7 तक ही कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका आंसर आ गया ये, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था इसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो लिखना चाहो यहाँ लिख दो, देयरफॉर, मैं इसको ना इधर लिखता हूं, the distance between of two ships। आपके पास आ जाएगा आंसर 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ है ही नहीं, बस आपने अगर ये डायग्राम ड्रॉ सही कर लिया, मतलब फिगर को सही बना लिया, फिर कहीं गलती नहीं होनी है। 14 1.2 मीटर टेल गर्ल spot at balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। okay, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is, मतलब कहीं कैसे भी अचानक से 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूज हो गया 30 डिग्री का। पहले कितने का था? 60 डिग्री का, फिर कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको क्या फाइंड करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। क्वेश्चन नंबर 14, आप जरा देखो, मान लीजिए ये बलून उड़ रहा है, कैसे होगा बलून, कुछ मुझे तो बनाना भी नहीं आता। मान लीजिए ऐसे कुछ बलून है यहाँ पे, ये उड़ रहा है, फ्लाइंग है ना। किसी भी पॉइंट से, यहाँ से एक गर्ल है जिसकी जो कितनी टेल है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। एक्चुअली ये जो फ्लाइंग कर रहा है ना, ये कर रहा है 88.2 मीटर पर। क्लियर? कितने पे कर रहा है? 88। क्लियर। जब यहां से इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से इस गर्ल्स की जो आइज है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बलून का, बलून के साथ बन रहा है। तो कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री। क्लियर? लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद उस लड़की ने फिर क्या किया, उस बलून को फिर देखा, क्योंकि फ्लाइंग कर रहा है तो आगे बढ़ेगा, और ये इस तरह से बढ़ता हुआ चला गया, फिर इधर आ गया। क्लियर? थोड़ा सा नीचे हो गया, चलिए, और ये यहां पे आ गया। तो देखो इसकी जो 8.2 हाइट तो उतनी थी। क्लियर? बट जब यहां से उसका एंगल देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, वो बेटा कितना बना? क्वेश्चन तो ये कह रहा है।
पहले क्वेश्चन को ये समझना चाहिए। तो जो उसके बाद रिड्यूज हो गया, एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ जो रिड्यूज हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बाद में बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है ना, तो इन्होंने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बेटा पहले बलून यहाँ पे था और यहाँ से इतनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की। क्लियर। कहने का मतलब ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस बतानी है। क्लियर। अच्छा ये समझिए, ये टोटल तो है इतना, ये इस पॉइंट से, बट उसमें जो गर्ल्स है 1.2 मीटर टेल, कितना है 1.2 मीटर टेल, तो उसकी आज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब जो टोटल इसकी हाइट है उसमें से मैं 1.2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा, उसके बाद हम उस हाइट का यूज करेंगे। तो नाम दे देते हैं पहले इसको ए, चलिए इसको, इस पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ, एंड इसको सी दे देते हैं, नहीं इसको नहीं देते, चलो इसी को देते हैं, बी सी डी ई। क्लियर। अच्छा इसमें नाम थोड़ा समझ लो, नाम को ही समझना है सबसे पहले आपको, वैसे कोई दिक्कत, देखो ए बी कोई गर्ल है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और सी डी आपका कोई बलून उड़ रहा था, यहाँ तक था, तो आपकी हाइट हो गई। चलिए यहाँ पर भी कोई नाम देते हैं, सी डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एंड यहाँ जी दे दो, यहाँ एच दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सको। तो मुझे करना क्या, एक्चुअली इसमें ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि जो मेरे पास हाइट थी 88.2, अगर उसमें से 1.2 को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, जो हाइट मिलेगी मैं उसका यूज करूंगा क्वेश्चन के लिए। क्लियर। क्योंकि यहाँ से इसकी मेजरमेंट करनी, नीचे वाला पोर्शन हटा देना है। तो चलिए क्या करेंगे, हाइट कितनी होगी पहले ये समझ लो, हाइट ऑफ बलून। देखो हाइट ऑफ बलून, बलून की हाइट आपको समझ लेनी है, कितनी हाइट होगी, हाइट ऑफ बलून। तो जो 88.2 सबट्रैक्ट कर दो गर्ल्स की हाइट, कितना मिलेगा, अरे यार सिंपल है, इस तरह माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 0 या 7, तो आपको समझ में आ गया कि 87 मीटर मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 87। क्लियर। चलिए अब आप समझ गए कि हाइट मेरे पास इतनी है, मुझे फाइंड जो करना है वो ये करना है। मैं इसको x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, ऐसे रख लो, यहां x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं, ये भी मेरे पास नहीं है, चलिए मैं इसको y पुट कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। चलिए x फाइंड करने के लिए मुझे पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल का यूज करता हूं। नाउ ट्रायंगल ए, नाउ लिख दो, नाउ भी क्या दिक्कत है, इन ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल क्या होगा, ए, ये जी है बेटा, जी जी सी, ऐसे समझना है, ए जी सी, नाम तो कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना। एक्चुअली मैंने ये नाम इसलिए दिया, गर्ल्स मेरे पास ये थी, इधर ये दे दिया, अगर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी इस नाम को देने की, लेकिन मैंने बता दिया कि हाइट में माइनस करनी थी इसलिए, तो नाम जो भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय एंगल हमारा 60 डिग्री का था, और उस समय जो बेस होगा वो सॉरी परपेंडिकुलर होगा जी सी, एंड बेस होगा ए जी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3, और जी सी मेरे पास, हाँ अब जी सी कितना हो जाएगा ये समझना, इसको समझ लीजिए, यहाँ में ना इसको, ये 87 हो जाएगा, क्योंकि पूरा यहाँ से नहीं, अब इतना समझना है। इसी में जैसे अगर इस पॉइंट तक मैं मेजरमेंट करूँगा, चलिए इधर लिखता हूँ, 87 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 87 होगा। क्लियर। तो 87/y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ गए होगे कि y इक्वल 87/√3। चलिए रैशनलाइज कर दो, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए एच एफ,
AHF। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा इसका फिगर, बट फिगर डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। वो मैंने नाम इसलिए दे दिया जिससे आप समझ सको अच्छी तरह से। AHF, तो देखो AHF, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं इसमें। कौन सा ले रहा हूँ? ये वाला भी। तो इसमें tan आपका कितना है? tan तो बनेगा 30 डिग्री का, और FH अपॉन में हो जाएगा आपका AH, और ये होगा अपॉन √3। FH आपके पास 87 होगा। आप गलती से इसको पुट मत कर देना, ये तो कंप्लीट डिस्टेंस थी बट हमें 87 मिला। और AH हमारा क्या होगा? AG प्लस GH, क्लियर। तो 1/√3 इक्वल 87, एज ये y हो जाएगा मेरे पास और ये x हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इधर रफ कर देता हूँ, इधर से नोट कराऊंगा। चलिए, आपके पास ये एक इक्वेशन था, पहले इसको नोट कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स इक्वल 87√3, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो अभी इस वाले ट्रायंगल से बना था, क्या बना था? याद है आपको? एक्चुअली मैंने रफ कर दिया। यहाँ पे बना हुआ था आपका tan 60 था, तो मतलब इस तरह से था 87y, तो क्लियर। मतलब इक्वेशन जो फर्स्ट था ना वो आपका ये था, y इक्वल 87/√3, क्लियर। ये था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, इसका क्या करेंगे, मैं y की जगह पुट कर देता हूँ। चल कर देते हैं। तो 87/√3 रैशनलाइज भी कर सकते थे उस समय, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं किया इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल 87√3, इसको कर दो ट्रांसपोज, तो 87/√3। देखो ये √3 मल्टीप्लाई में, बट ये √3 तो आपका डिवाइड में, किसमें? डिवाइड में, क्लियर। तो इसके नीचे 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। √3 तो 87 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 87 √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 87, क्लियर। ये रफ कर देते हैं इधर। चलिए, आपके पास मिलेगा x इक्वल 87 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, और 2 6 1 माइनस 87/√3। बाद में रैशनलाइज कर देते, वही था पहले रैशनलाइज कर देते तो दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 87, यहाँ से 11 में से 7 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, इतना ही बचेगा ना, क्लियर। तो 7 21, सॉरी 3 7 या 21 का 1, 2 कैरी, 3 8 24 25, सही। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा मीन्स 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 174, क्लियर। x इक्वल 174/√3, और √3 का बेटा अब रैशनलाइज कर दो। आप पहले कर लेते तो अब नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम बस और कुछ नहीं है। तो 174√3/3, अब इसमें 3 का डिवाइड दे दो, तो 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 8 जा, तो आप इसमें जब डिवाइड देंगे तो 58 आ जाएगा। तो x इक्वल आपका 58√3 मीटर आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। आप समझ रहे होंगे कि कोई स्ट्रेट हाईवे है जो लीड कर रहा है टावर की तरफ, जो टावर है उसकी तरफ ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये कोई मैन है मीन्स आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर की टॉप पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग। ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वहाँ से उसने ऑब्जर्व कर रहा है कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री बढ़ रहा है।
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही सेम स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, 6 सेकेंड लेटर, मतलब आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अगर 6 सेकेंड बाद देखा जाता है तो उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60 डिग्री का होता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये बताना है कि कितना टाइम लेगी वो कार उस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। चलिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये टावर है, क्लियर, और ये कोई रोड है, क्या है, रोड, इस पर ये कार है, क्लियर, और इस पर कोई मैन स्टैंडिंग है ऊपर, वहां से अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, क्लियर। फिर उसने क्या किया, 6 सेकेंड लेटर, मतलब आफ्टर 6 सेकेंड उसने फिर देखा उस कार को, क्योंकि ये कार जो है ना अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, और ये कार किधर को चल रही है, इधर को, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है इस रोड पर, क्लियर। फिर देखा उसने तो उसका जो एंगल बन रहा है आफ्टर 6 सेकेंड, वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो टावर मान लेते हैं, ए बी हमारा टावर है, सी एंड डी ए पॉइंट दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो ना 6 सेकेंड लग रहा है टाइम, उसे कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। उन्होंने ये कहा है कि जब उसने दोबारा ऑब्जर्व किया उसको, अगेन जब ऑब्जर्व किया उस कार को, तो कार थी हमारी इस पॉइंट पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 60 डिग्री का था तो ये पूछा उसने, एक्चुअली एंगल इस तरह से बनेंगे, अगर ये वाला है तो 30 का बन जाएगा और ये वाला 60 का। तो फिर उन्होंने ये कहा कि उस पॉइंट से उस फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना समय लेगी, तो हम मान लेते हैं x समय लगेगा। ओके, चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस समझना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो टावर था उसकी हाइट h है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना तो हाइट गिवन है ना बेस गिवन है, ओनली टाइम इतना गिवन है कि 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का, इस पर ही निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाउ इन ट्रायंगल, अभी मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ ए बी सी को, ए बी सी, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बेस, ये √3 हो जाएगा। और ए बी तो मेरे पास चलो एच है, एच लिख लिया मैंने, इसको एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एच इक्वल एक्स √3, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। नाउ वी कैन टेक ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी डी, ये वाला, क्लियर, ये ट्रायंगल ले रहा हूं, तो इसमें जो बी डी साइड मेरा बेस होगा, मतलब बी सी प्लस सी डी, जो बी डी बनेगा वो बेस हो जाएगा और हमारा परपेंडिकुलर वही होगा। तो लेंगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारा बी डी हो जाएगा उस समय, इधर से लिखते हैं tan 30 1/√3 है हमारे पास, ए बी मैंने h मान लिया था, एंड ये मेरे पास हो जाएगा 6 + x, मतलब अगर कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूंगा तो इन दोनों को डिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो 6 + x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 6 + x इक्वल h √3, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, h की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, जो मेरे पास h है ना वो उसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, तो 6 + x इक्वल h इक्वल कितना, x √3, तो x √3 मल्टीप्लाई √3, तो 6 + x और ये हो जाएगा √3 मतलब 3x। चलिए 6 इक्वल 3x, x को ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल 2x, मतलब आपके पास 2x इक्वल 6 आ गया,
तो x इक्वल आपके पास 6/2 मतलब x इक्वल 2 सॉरी 3 2 3 जा होता है ना, x कितना आ गया 3। तो उन्होंने ये पूछा कि BC में कितना टाइम लगेगा, मतलब C पॉइंट से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बता देंगे टाइम टेकन बाई मतलब 3 सेकेंड, कितना टाइम लग जाएगा 3। चलो लिख देते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाई कार इक्वल 3 सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना। आपने देखा 3 सेकेंड में वो यहाँ से इस C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँच जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट, इस चैप्टर का भी लास्ट एंड इस एक्सरसाइज का भी लास्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that height of the tower is 6। देखो बेटा, दो बातें समझनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। कोई टावर है, क्लियर। इस टावर की आपको हाइट जो गिवन है ना उसमें 6, वो आपको प्रूव करनी है। क्या गिवन है 6 मीटर। आपको ये प्रूव करनी है कि जो हमारे पास टावर AB है ना वो 6 मीटर का है, गिवन है ना, मतलब हमें प्रूव करना है नहीं इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहे हैं किसी दो पॉइंट से। देखो 4 मीटर डिस्टेंस लेते हैं पहले, मतलब यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर गए, ABC पॉइंट देता हूँ, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है एक, ठीक है ना। फिर उन्होंने अगर यहाँ से पूरा नापा जाए तो एक और है D पॉइंट। एक्चुअली ये 9 मीटर टोटल डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई टावर है, टावर की जो टॉप है उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, मतलब एक इस फुट ऑफ टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहाँ से अगर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो टॉप का बन रहा है। एंड उसके बाद अगर यहाँ से ही फिर देखा तो 9 मीटर, ये 9 मीटर है, 9 मीटर डिस्टेंस पर जा करके देखा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, टॉप ऑफ अ टावर। क्लियर, और वो दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपने क्लास शायद 6-7 में पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, एनी टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स, किन्हीं दो एंगलों का सम कर दें अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एक्चुअली जैसे मान लीजिए एक एंगल A एंड दूसरा B इक्वल 90, अगर इन दोनों को प्लस करके 90, अगर मैं कहूँ एक मेरे पास A है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस B, इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको इतना तो पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा एंगल है, क्लियर, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर, क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूं, देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये कट जाएंगे, 90 बचेगा। मैंने यही बताया दोनों का जो सम है वो 90 होना चाहिए। क्लियर, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब हमें ये प्रूव करना है कि जो AB है ना वो उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो मेरे पास कुछ गिवन नहीं है, मैं क्या करता हूं, इंट्रायंगल ABC लेते हैं। तो थीटा गिवन है एंड ये बेस गिवन है, बस AB नहीं गिवन है तो AB लिखा रहने देते हैं। H भी लिख सकते हैं लेकिन फाइंड करना है, प्रूव करना है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल AB अपॉन 4। क्लियर, इसको ना ऐसे ही लिखा रहने दो। नाउ
इन ट्रायंगल ए बी डी। सिंपल, देखो ए बी डी की लेंथ पूरी दी गई है 9 है ना, और थीटा भी दिया है, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल ए बी अपॉन 9। क्लियर। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये तो आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, ए बी अपॉन 9, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। देखो tan थीटा ए बी अपॉन 4 था, फर्स्ट इक्वेशन था। कॉट थीटा आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों इक्वेशनों को अपने ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। दोनों इक्वेशनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या मल्टीप्लाई बाय बोथ इक्वेशन, ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये LHS पार्ट है, RHS पार्ट है, इसका LHS RHS, तो LHS का LHS के साथ करेंगे, RHS का RHS के साथ। तो देखो चलिए लिख देते हैं, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, ये है ए बी अपॉन 4 और ए बी अपॉन 9। ये आपका है tan थीटा मल्टीप्लाई ये कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है ना। और ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 2 है ना, और ये 36 हो जाएगा। tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1, इधर बचा ए बी का स्क्वायर अपॉन 36। चलो 36 लिख देते हैं। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल 36, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। क्लियर, लिख सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे हम, ये होता है ए बी इक्वल 6 मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, ए बी इक्वल 6, और मुझे यही फाइंड करना, यही प्रूव करना था, है ना। लिख सकते हैं ना, ए बी क्या है, ए बी हमारा जो हाइट ऑफ टावर था, और यही में प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।